नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हमारी चर्चा चल रही थी जय प्रक्रम उत्सर्जन के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। कल तक मैंने आपको 30 तक क्वेश्चन करवा लिए थे, उससे आगे के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो क्लास में एंड तक बने रहिए, हम क्लास को बिना देरी के शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको प्रत्येक क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र निर्माण से संबंधित प्रक्रम है। मूत्र निर्माण से संबंधित प्रक्रम है, यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि ए ऑप्शन देखिए गुच्छीय निष्पदन, बी ऑप्शन दे रखा है पुनः अवशोषण, सी ऑप्शन दे रखा है स्त्रावण और डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। चारों में से कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है? मूत्र निर्माण से संबंधित प्रक्रम कौन सा है? तो गुच्छीय निस्पंदन ये भी है, पुनः अवशोषण ये भी है और श्रावण ये भी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूत्र निर्माण में गुच्छीय निस्पंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रावण ये सभी शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 32 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि वृक्क की भीतरी अवतल सतह के मध्य एक खाच होती है, जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमें दे रखा है बोमन संपुट, बी ऑप्शन दे रखा है ग्लोमेरुलस, सी ऑप्शन दे रखा है हाइलम और डी ऑप्शन दे रखा है कैलिक्स। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अब यहाँ पे देखिए, वृक्क की भीतरी अवतल सतह के मध्य एक खाच होती है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे हाइलम कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क की अवतल सतह की खाच हाइलम कहलाती है, जहां रक्त वाहिनियां और मूत्र वाहिनियां प्रवेश करती है, इसलिए इसका हाइलम इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें बोमन संपुट दे रखा है, बोमन संपुट इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे बी ऑप्शन हमें ग्लोमेरुलस दे रखा है, तो ग्लोमेरुलस भी इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस यह नेफ्रॉन के भाग होते हैं। बोमन संपुट और ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन के भाग होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि कैलिक्स, यहाँ पे डी ऑप्शन हमें कैलिक्स दे रखा है और कैलिक्स मूत्र संग्रह संग्रह क्षेत्र होता है, इसलिए कैलिक्स भी गलत है और यहाँ पे हाइलम इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 33 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे 33 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र मार्ग के संबंध में सत्य कथन है, हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कि मूत्र मार्ग पर अवरोधिनी पेशी उपस्थित होती है। बी ऑप्शन दे रखा है पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो मूत्र और वीर्य दोनों का उभय मार्ग होता है। सी ऑप्शन दे रखा है स्त्रियों में यह लगभग 4 सेमी होता है तथा केवल मूत्र मार्ग का कार्य करता है। और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी सत्य है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, यहाँ पे ए ऑप्शन वापस देखिए, हमें सत्य कथन की पहचान करनी है और मैंने आपको बताया कि यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो आपको पॉजिटिव ही आंसर टिक करना है, और नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है तो नेगेटिव आंसर इसका राइट आंसर होगा। तो हमें पॉजिटिव पूछा है तो हमें पॉजिटिव ही आंसर देना है। देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि मूत्र मार्ग पर अवरोधिनी पेशी उपस्थित होती है, तो ये तो करेक्ट बात बोली गई है, तो ये तो सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन दे रखा है कि पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो मूत्र और वीर्य दोनों का उभय मार्ग होता है, तो ये भी सही बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुरुषों में यह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा उभय मार्ग होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है स्त्रियों में यह लगभग 4 सेमी होता है तथा केवल मूत्र मार्ग का कार्य करता है, यह भी सही बात है, क्योंकि स्त्रियों में 4 सेमी लंबा केवल यह मूत्र मार्ग होता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी राइट ऑप्शन है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वलकुट भाग वलकुट भाग के कुछ संकरे उभर मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, इन्हें कहते हैं। देखिए, यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वलकुट भाग के कुछ संकरे उभर मध्यांश के बाहरी भाग में धसे रहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कैलिक्स, बी ऑप्शन दे रखा है पेल्विस, सी ऑप्शन दे रखा है बर्टिनी के स्तंभ और डी ऑप्शन दे रखा है वृक्क संपुट। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बर्टिनी के स्तंभ। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है बर्टिनी के स्तंभ, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्टिनी के स्तंभ वलकुट के उभार है जो मध्यांश में धसे होते हैं, इसलिए इसका बर्टिनी के स्तंभ इसका राइट ऑप्शन है। बाकी ए ऑप्शन तो हमें कैलिक्स दे रखा है, बी ऑप्शन हमें पेल्विस दे रखा है और डी ऑप्शन हमें वृक्क संपुट दे रखा है, ये तीनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि कैलिक्स और पेल्विस यह मूत्र संग्रह क्षेत्र होता है और वृक्क संपुट यहाँ बाहरी बाहरी आवरण होता है, इसलिए यहाँ पे वृक्क संपुट भी गलत है और कैलिक्स और पेल्विस भी गलत है।
समझ में आ गया? कैलिक्स और पेल्विस मूत्र संग्रह क्षेत्र होता है, इसलिए ये गलत हो गया। और वृक्क संपुट बाहरी आवरण होता है, इसलिए यहाँ पे ये गलत है। बाकी और यहाँ पे सी ऑप्शन बर्टीनिक स्तंभ ये राइट है, क्योंकि बर्टीनिक स्तंभ वलकुट के उभार है जो मध्यांश में धसे होते हैं, इसलिए बर्टीनिक स्तंभ इसका राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे ये हमें 35 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि प्रत्येक वृक्क नलिका का अग्रभाग क्या कहलाता है? प्रत्येक वृक्क नलिका का अग्रभाग क्या कहलाता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्रीवा, बी ऑप्शन दे रखा है मेलपीगिकाय, सी ऑप्शन दे रखा है हेनले का लूप और डी ऑप्शन दे रखा है संग्रह नलिका। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रत्येक वृक्क नलिका का अग्रभाग क्या कहलाता है? प्रत्येक वृक्क नलिका का अग्रभाग मेलपीगिकाय कहलाता है, इसलिए मेलपीगिकाय यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क नलिका का अग्रभाग मेलपीगिकाय कहलाता है, जिसमें बोवन संपुट और ग्लोमेरुलस शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पे मेलपीगिकाय इसका राइट आंसर है। यहाँ पे सी ऑप्शन हमें हेनले का लूप दे रखा है, हेनले का लूप ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हेनले का लूप तो मध्य भाग होता है, इसलिए ये गलत है। हमें तो अग्र भाग पूछा हुआ है, इसलिए मेलपीगी का इसका राइट आंसर है। यदि आपको पूछा होता मध्य भाग कौन सा, मध्य भाग क्या कहलाता है, तो हेनले का लूप इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि हेनले का लूप तो मध्य भाग होता है और अग्र भाग मेलपीगी का होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन हमें संग्रह नलिका दे रखा है, संग्रह नलिका भी ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि संग्रह नलिका तो अंतिम भाग होता है। यदि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में अग्र भाग पूछा हुआ, इसलिए मेलपीगी का इसका राइट आंसर है। यदि मध्य भाग पूछा होता तो हेनले का लूप इसका राइट आंसर होता, और अंतिम भाग पूछा होता तो संग्रह नलिका इसका राइट आंसर होता। तो आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है और आप आंसर क्या दे रहे हो। यदि अग्र भाग पूछा है तो मेलपीगी का इसका राइट आंसर है, मध्य भाग पूछा है तो हेनले का लूप इसका राइट आंसर है, और अंतिम भाग पूछा है तो संग्रह नलिका इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 36 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 36 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है? देखिए हमें यहाँ पे 36 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में असत्य कथन है, हमें गलत कथन की पहचान करनी। यहाँ पे गलत कथन कौन सा दे रखा है? हमें यहाँ पे नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा है, तो हमें आंसर भी नेगेटिव वे में ही देना है। यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन हमें दे रखा है हेनले के लूप की आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, ये तो सही बात बोली गई है, इसलिए ये तो आंसर इसका नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, देखिए इसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। देखिए इसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर थोड़ी पाए जाते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन दे रखा है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका के बारे में असत्य कथन की, हमें गलत कथन की पहचान करनी है। और यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है कि इसकी कोशिकाओं में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जबकि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर पाए ही नहीं जाते, ये पाए थोड़ी जाते, सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ये देखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे सी ऑप्शन दे रखा है यहाँ भी घनाकार उपकला से आस्तरित होती है, ये तो सही बोला गया, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन है। यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क के वलकुट भाग में पाई जाती है, ये भी सही बोला गया, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। समझ में आ गया कौन सा सही है और कौन सा गलत है? देखिए हम जानते हैं कि दूरस्थ कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे सूक्ष्मांकुर पाए जाते ये लिखा है और हमें असत्य पूछा है, गलत कथन की पहचान करनी है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ये ऑप्शन हेनले के लूप के बारे में दे रखा है, और हम जानते हैं कि हेनले के लूप हेनले के लूप यहाँ पे दे रखा है, हेनले के लूप की आरोही भुजा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है, तो ये तो सही बात बोली गई। और घनाकार उपकला में आस्तरित होता है, ये भी सही बात बोली गई। और दूरस्थ कुंडलित नलिका वृक्क के वलकुट भाग में पाई जाती है, ये भी सही बात बोली गई, इसलिए ए सी और डी तो ये गलत हो गए, और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम 37 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है? देखिए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि रबर के पौधों से लेटेक्स का निकलना किस प्रकार का उत्सर्जन है। यहाँ किस प्रकार का उत्सर्जन है यह हमें पूछा गया है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है बिंदु स्राव, बी ऑप्शन दे रखा है रस स्राव, सी ऑप्शन दे रखा है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन दे रखा है रक्त स्राव। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चॉइस करना है कि रबर के पौधों में लेटेक्स का निकलना किस प्रकार का उत्सर्जन है। तो किस प्रकार का उत्सर्जन है? तो यहाँ रसस्राव का उत्सर्जन है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि रबर पौधों से लेटेक्स का निकलना रसस्राव कहलाता है, जो एक उत्सर्जित पदार्थ होता है, और लेटेक्स एक दूधिया तरल होता है, और लेटेक्स से रबर और रेजिन लेटेक्स में रबर और रेजिन होते हैं, इसलिए रस स्राव इसका राइट ऑप्शन है।
समझ में आ गया। देखिए मैंने आपको रबर के बारे में डिटेल में बता दिया कि यहाँ पे रबर से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि रबर के पौधों से लेटेक्स का निकलना किस प्रकार का उत्सर्जन है, तो यह रसस्राव है, क्योंकि हम जानते हैं कि रबर पौधों से लेटेक्स का निकलना रसस्राव कहलाता है। और रसस्राव क्या है, तो रसस्राव एक उत्सर्जी पदार्थ है। और यह लेटेक्स एक दूधिया तरल होता है और लेटेक्स में रबर और रेजिन होते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 38 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र वाहिनी का चौड़ा कीपनुमा भाग होता है। मूत्र वाहिनी का चौड़ा कीपनुमा भाग होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वृक्क संपुट, बी ऑप्शन दे रखा है बर्टीनी के स्तंभ, सी ऑप्शन दे रखा है बेलिनाई की वाहिनी और डी ऑप्शन दे रखा है वृक्क श्रोणी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मूत्र वाहिनी का चौड़ा कीपनुमा भाग होता है, कौन सा होता है? तो वृक्क श्रोणी होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है वृक्क श्रोणी। समझ में आ गया? क्योंकि हम जानते हैं कि मूत्र वाहिनी का चौड़ा कीपनुमा भाग वृक्क श्रोणी है, जो मूत्र को मूत्र वाहिनी में ले जाने का काम करता है, इसलिए इसका वृक्क श्रोणी इसका राइट ऑप्शन है। बाकी ये ऑप्शन हमें दे रखा है वृक्क संपुट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वृक्क संपुट तो एक आवरण होता है, इसलिए ये गलत है। और यहाँ पे बी ऑप्शन हमें दे रखा है बर्टीनी के स्तंभ, ये भी गलत है क्योंकि बर्टीनी के स्तंभ संरचनात्मक होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। और सी ऑप्शन दे रखा है बेलिनाई की वाहिनी, ये भी गलत है क्योंकि बेलिनाई की वाहिनी यहाँ संग्रह नलिका होती है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन भी गलत है। तो वृक्क संपुट या आवरण होता है, बर्टीनी के स्तंभ संरचनात्मक होते हैं और बेलिनाई की वाहिनी संग्रह नलिका है, इसलिए यहाँ पे ये गलत हो गए। और मूत्र वाहिनी का चौड़ा किपनुमा भाग कौन सा होता है? तो वृक्क श्रोणी होता है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे 39 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक छोटी प्रमुख संग्रह नलिका का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं। बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक छोटी प्रमुख संग्रह नलिका का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है बर्टीनी के स्तंभ, बी ऑप्शन दे रखा है हेनले का लूप, सी ऑप्शन दे रखा है बेलिनाई की वाहिनी और डी ऑप्शन दे रखा है केसिका गुच्छ। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यदि आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लेना, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक छोटी प्रमुख संग्रह नलिका का निर्माण करती है, जिसे कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं, इसलिए इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि संग्रह नलिकाएं मिलकर बेलिनाई की वाहिनी बनाती है, जो मूत्र को वृक्क श्रोणी में ले जाने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे बेलिनाई की वाहिनी इसका राइट ऑप्शन है। यहाँ पे ए ऑप्शन बर्टीनी के स्तंभ दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि बर्टीनी के स्तंभ वृक्क मेडुला में पाए जाने वाले संरचनात्मक हिस्से हैं, जो मेडुलरी पिरामिडों के बीच फैले होते हैं, इसलिए यहाँ पे बर्टीनी के स्तंभ, तो ये गलत ऑप्शन है। यहाँ पे बी ऑप्शन हमें हेनले का लूप दे रखा है, तो हेनले का लूप भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि हेनले का लूप वृक्क नलिका का एक यू आकार का हिस्सा होता है, जो मूत्र से पानी और सोडियम क्लोराइड के पुनः अवशोषण में मदद करता है, इसलिए हेनले का लूप भी गलत है और केशिका गुच्छ भी गलत है। बेलिनाई की वाहिनी इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अल्प स्त्रावण के कारण दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका में जल का अवशोषण नहीं हो पाता, इस रोग को कहते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अल्प स्रावण के कारण दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका में जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, इस रोग को कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हिमेटोयूरिया, बी ऑप्शन दे रखा है पाईयूरिया, सी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज मेलिटस और डी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज इंसिपिडस। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, क्वेश्चन को रिपीट करके पढ़ लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो क्लास को रिपीट करके देख लेना, एक से दो बार आप क्लास को देख लोगे तो क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा दे रखा है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन के अल्पस्रावण के कारण दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका में जल का अवशोषण नहीं हो पाता, इस रोग को कहते हैं। इस रोग को हम क्या कहते हैं? तो डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस ये हमें डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि हम जानते हैं कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जिसमें जल का पुनः अवशोषण कम होकर अधिक मूत्र बनता है, इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है हिमेटोयूरिया, ये तो गलत ऑप्शन है। पाईयूरिया ये भी गलत ऑप्शन है और डायबिटीज मेलिटस ये भी गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे डी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज इंसिपिडस, ये इसका राइट ऑप्शन है। समझ में आ गया होगा।
अब आगे देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2 मिनट। 41 नंबर का ये क्वेश्चन देखिए, या हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति और उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यह रोग अवस्था कहलाती है। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मूत्र में शर्करा की उपस्थिति और उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। यह रोग अवस्था कहलाती है। कौन सी अवस्था कहलाती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है पोलीयूरिया, बी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज मेलिटस, सी ऑप्शन दे रखा है डायबिटीज इंसिपिडस और डी ऑप्शन दे रखा है ओलिगोयूरिया। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो देखिए मूत्र में शर्करा की उपस्थिति और उत्सर्जन ग्लाइकोसूरिया कहलाता है और यह इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है और यह रोग अवस्था कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डायबिटीज मेलिटस कहलाता है। इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लाइकोसूरिया इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस में होता है, इसलिए डायबिटीज मेलिटस इसका राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी पोलीयूरिया, पोलीयूरिया तो किससे होता है? अधिक मूत्र के कारण होता है। पोलीमूरिया किससे होता है? तो पोलीयूरिया या तो अधिक मूत्र से संबंधित होता है, इसलिए पोलीयूरिया गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन डायबिटीज इंसिपिडस दे रखा है, तो डायबिटीज इंसिपिडस ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी के कारण होता है। डायबिटीज इंसिपिडस किसके कारण होता है? तो एडीएच की कमी के कारण होता है। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और यह किससे उत्पन्न होता है? तो एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस क्यों गलत है? तो क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी के कारण होता है और एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है और एडीएच पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है, इसलिए डायबिटीज इंसिपिडस इसका गलत ऑप्शन है। डी ऑप्शन हमें दे रखा है ओलिगोयूरिया, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि ओलिगोयूरिया कम मूत्र से संबंधित होता है, इसलिए ओलिगोयूरिया भी गलत ऑप्शन है। अधिक मूत्र से क्या संबंधित है? तो अधिक मूत्र से तो पोलीयूरिया और कम मूत्र से ओलिगोयूरिया। और यहाँ पे डायबिटीज इंसिपिडस ये तो एडीएच की कमी के कारण होता है, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है और ए सी डी इसका गलत ऑप्शन है। अब आगे देखिए, आगे हम 42 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे हमें 42 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र के प्रवाह का सही क्रम है। मूत्र के प्रवाह का सही सही क्रम कौन सा है? यहाँ पे 1 दे रखा है वृक्क, 2 दे रखा है मूत्रवाहिनी, 3 दे रखा है मूत्र मार्ग और 4 दे रखा है मूत्राशय। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मूत्र के प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम होता है, सबसे पहले कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पे कौन सा आता है? तो सबसे पहले नंबर पे आता है वृक्क, और वृक्क के बाद में मूत्रवाहिनी आता है और मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय आता है और मूत्राशय के बाद में मूत्र मार्ग आता है। तो सबसे पहले नंबर पे तो वृक्क, वृक्क 1 कहाँ दे रखा है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 1 चारों में दे रखा है। इसके बाद आता है मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी 1 2 यहाँ पे भी है, 1 2 यहाँ पे भी है और 1 3 यहाँ पे दे है, तो सी गलत है और डी भी गलत है। अब इसके बाद मूत्रवाहिनी के बाद में मूत्राशय आता है, तो मूत्राशय चौथा कहाँ लिख रखा है? तो चौथा बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन और ए भी गलत ऑप्शन हो गया। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। मूत्र का प्रवाह वृक्क, पहले वृक्क से मूत्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्र मार्ग, ये क्रम सही होता है। वृक्क से मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय और मूत्राशय से मूत्र मार्ग, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, बाकी के ऑप्शन गलत है। अब आगे देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ये ऑप्शन देखिए 43 नंबर का ये हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लोमेरुलस में, बी ऑप्शन दे रखा है बोमन संपुट में, सी ऑप्शन दे रखा है वृक्क नलिका में और डी ऑप्शन दे रखा है संग्राहक नलिका में। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है, किसमें संपन्न होती है? ए ऑप्शन ग्लोमेरुलस, बी ऑप्शन बोमन संपुट, सी ऑप्शन वृक्क नलिका और डी ऑप्शन संग्राहक नलिका। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो वृक्क नलिका, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि पुनः अवशोषण वृक्क नलिका में होता है। पुनः अवशोषण किसमें होता है? तो वृक्क नलिका में होता है, इसलिए यहाँ पे वृक्क नलिका इसका राइट ऑप्शन है। वृक्क नलिका इसका राइट ऑप्शन है।
क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी यही तो पूछा गया था कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में पुनः अवशोषण की क्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पे आपको ये भी समझ में नहीं आया होगा कि पुनः अवशोषण क्या होता है। पुनः अवशोषण जानते हो या फिर नहीं जानते हो? पुनः अवशोषण क्या होता है? पुनः अवशोषण क्या होता है? तो पुनः अवशोषण कैसी प्रक्रिया होती है? तो पुनः अवशोषण द्वारा गुर्दे जल और ग्लूकोज जैसे आवश्यक पदार्थों को रक्त प्रवाह में वापस लेते हैं, इसे पुनः अवशोषण कहते हैं। और पुनः अवशोषण वृक्क नलिका में विशेष रूप से समीपस्थ कुंडलित नलिका और हेनले के लूप में होता है, इसलिए यहाँ पे वृक्क नलिका इसका राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है ग्लोमेरुलस में, ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें दे रखा है बोमन संपुट में, तो बोमन संपुट भी इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस और बोमन संपुट यहाँ निष्पदन की क्रिया होती है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और डी ऑप्शन संग्राहक नलिका में दे रखा है, यह भी गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि संग्राहक नलिका स्त्रावण में कार्य करता है। संग्राहक नलिका किस में कार्य करता है? स्त्रावण में कार्य करता है, इसलिए यहाँ पे संग्राहक नलिका भी ये गलत है। ग्लोमेरुलस में भी ये भी गलत है और बोमन संपुट भी गलत है। वृक्क नलिका इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं 44 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे हमें 44 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? ये ऑप्शन हमें दे रखा है पत्ती के तट पर, बी ऑप्शन दे रखा है पत्ती के ऊपरी सतह पर, सी ऑप्शन दे रखा है पत्ती की निचली सतह पर, और डी ऑप्शन दे रखा है छाल पर। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा दे रखा है? जल रंध्र पाए जाते हैं, जल रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्ती के तट पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका ये ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जल रंध्र पत्ती के तट पर पाए जाते हैं, जो घटेशन द्वारा जल उत्सर्जन करते हैं, इसलिए पत्ती के तट पर इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन दे रखा है पत्ती के ऊपरी सतह पर, यह गलत है। पत्ती के निचली सतह पर, यह भी गलत है। और छाल पर, यह गलत है, क्योंकि छाल में तो वात रंध्र होते हैं। देखो यहाँ पे जल रंध्र की बात की जाती है, की गई है कि जल रंध्र पाए जाते हैं, तो पत्ती के तट पर इसका राइट आंसर है। यदि की बात की जाती वात रंध्र पाए जाते, ये पूछा होता, तो छाल पर इसका राइट आंसर होता, क्योंकि वात रंध्र छाल में पाए जाते हैं और जल रंध्र पत्ती के तट पर पाए जाते हैं, ये बात ध्यान रखिए। क्योंकि यदि वात रंध्र की बात की जाती तो छाल पर इसका राइट आंसर होता डी ऑप्शन, और यहाँ पे जल रंध्र की बात की जा रही है, इसलिए पत्ती के तट पर इसका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 45 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है, सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है रंध्रों से, बी ऑप्शन दे रखा है वात रंध्रों से, सी ऑप्शन दे रखा है जल रंध्रों से, और डी ऑप्शन दे रखा है सभी से। चारों में से करेक्ट ऑप्शन है, चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है, किससे होता है? तो रंध्रों से होता है, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, रंध्रों से, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है, किससे होता है? तो रंध्रों से होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक रंध्रों से होता है, जो पत्तियों पर गैस और जलवाष्प विनिमय करते हैं, इसलिए यहाँ पे रंध्रों से इसका राइट आंसर है। बाकी बी ऑप्शन देखिए, वात रंध्रों से दे रखा है, वात रंध्रों गलत हो जाएगा, और जल रंध्रों से ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वात रंध्र और जल रंध्र कम मात्रा में कार्य करते हैं, इसलिए वात रंध्र भी गलत है और जल रंध्र भी गलत है। और सर्वाधिक मात्रा की बात की जा रही है, इसलिए रंध्रों से इसका राइट आंसर है। यदि कम मात्रा की बात की जाती तो वात रंध्र और जल रंध्र इसका राइट आंसर होता है, लेकिन सर्वाधिक की बात की जा रही है, इसलिए रंध्रों से इसका राइट आंसर है। अब आगे हम बात करते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 46 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि वह खनिज जो शरीर के तरलों का अवशोषण और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, कौन सा है? ए ऑप्शन हमें लौह दे रखा है, बी ऑप्शन कैल्शियम दे रखा है, सी ऑप्शन सोडियम दे रखा है, और डी ऑप्शन क्लोरीन दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वह खनिज जो शरीर के तरलों का अवशोषण और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है? तो सोडियम आवश्यक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि सोडियम शरीर के तरलों के अवशोषण और संतुलन को नियंत्रित करता है, इसलिए सोडियम इसका राइट ऑप्शन है। अब यहाँ पे ये ऑप्शन लोहा दे रखा है, तो लोहा तो यह तो किसके लिए आवश्यक होता है? लोहा तो हीमोग्लोबिन के लिए आवश्यक होता है, इसलिए यहाँ पे ये लोहा तो गलत हो गया, लोहा तो गलत हो गया। यहाँ पे कैल्शियम, बी ऑप्शन हमें कैल्शियम दे रखा है, तो कैल्शियम भी गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि कैल्शियम तो हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। और डी ऑप्शन क्लोरीन दे रखा है, क्लोरीन भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि क्लोरीन पीएच संतुलन में कार्य करता है, इसलिए क्लोरीन भी गलत ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे हमें दे रखा है कि वह खनिज जो शरीर के तरलों का अवशोषण और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, कौन सा आवश्यक है? सोडियम आवश्यक है। बाकी ये लोहा तो हीमोग्लोबिन में आवश्यक होता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए आवश्यक होता है, और क्लोरीन पीएच संतुलन के लिए आवश्यक होता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 47 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 47 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को समझिए।
क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे डैश डैश करने में मदद करते हैं। क्या करने में मदद करते हैं? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है शरीर के तरल पदार्थ का विनियमन, बी ऑप्शन दे रखा है अम्ल क्षार संतुलन का विनियमन, सी ऑप्शन दे रखा है उपापचय अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन और डी ऑप्शन दे रखा है ये सभी कार्य। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वृक्क शरीर के महत्वपूर्ण अंग है क्योंकि वे डैश डैश करने में मदद करते हैं। क्या करने में मदद करते हैं? तो शरीर के तरल पदार्थ का विनियमन करने में मदद करते हैं, ये तो राइट ऑप्शन है। बी ऑप्शन दे रखा है अम्ल क्षार संतुलन का विनियमन, ये भी राइट ऑप्शन है। सी ऑप्शन दे रखा है उपापचय अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन, ये भी राइट है क्योंकि हम जानते हैं कि वृक्क का तरल पदार्थ अम्ल क्षार संतुलन और अपशिष्ट निष्कासन का विनिमय करते हैं, इसलिए यहाँ पे ए बी सी चारों ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इसलिए कुल मिलाकर इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 48 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमें 48 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है जोड़ों में डैश डैश जमा होना गठिया का कारण है। गठिया का कारण क्या है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन दे रखा है यूरिया, सी ऑप्शन दे रखा है अमोनिया और डी ऑप्शन दे रखा है हिप्यूरिक अम्ल। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जोड़ों में डैश डैश का जमा होना गठिया का कारण है। किसका जमा होना? तो यूरिक अम्ल का जमा होना गठिया का कारण है। किसका जमा होना? तो यूरिक अम्ल का जमा होना गठिया का कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि यूरिक अम्ल का जोड़ों में जमा होना गठिया का कारण होता है, इसलिए यूरिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन है। यूरिक अम्ल इसका राइट ऑप्शन है। बाकी बी ऑप्शन में देखिए, बी ऑप्शन हमें यूरिया दे रखा है, यूरिया तो गलत ऑप्शन है क्योंकि यूरिया सामान्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसलिए यूरिया तो गलत है। सी ऑप्शन हमें दे रखा है अमोनिया, अमोनिया भी गलत है क्योंकि अमोनिया विषाक्त होता है, इसलिए ये भी गलत है। और हिप्यूरिन अम्ल ये भी गलत है, हिप्यूरिन अम्ल मूत्र में कम होता है, इसलिए ये भी गलत है। तो यूरिया भी गलत हो गया, अमोनिया भी गलत हो गया और हिप्यूरिक अम्ल भी गलत हो गया, और जोड़ों में यूरिक अम्ल का जमा होना गठिया का कारण है, ये ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 49 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है प्रयोगशाला में तैयार प्रथम कार्बनिक यौगिक है। प्रयोगशाला में तैयार प्रथम कार्बनिक यौगिक है, कौन सा है? ए ऑप्शन हमें दे रखा है अमोनिया, बी ऑप्शन दे रखा है यूरिया, सी ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज और डी ऑप्शन दे रखा है यूरिक अम्ल। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? प्रयोगशाला में तैयार प्रथम कार्बनिक यौगिक है, कौन सा है? तो यूरिया है, इसलिए यूरिया इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। बी ऑप्शन यूरिया इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि हम क्या जानते हैं प्रयोगशाला में तैयार प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यूरिया है। यूरिया क्यों है? क्योंकि एक जो वैज्ञानिक थे इन्होंने अकार्बनिक यौगिक अमोनिया साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया था, इसलिए यूरिया इसका राइट आंसर है। कौन से वैज्ञानिक थे ये यदि आपको पूछ लिया जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 1828 ईस्वी में जर्मन रसायनज्ञ वैज्ञानिक फ्रेडरिक वॉलर ने प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण किया था, जिससे यह अकार्बनिक पदार्थों से बनाया गया और पहला कार्बनिक यौगिक बन गया था, इसलिए यहाँ पे यूरिया इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि यूरिया को जैसे अकार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया गया था, इसलिए यूरिया इसका राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन। बाकी ये अमोनिया गलत हो गया, ग्लूकोज गलत हो गया और यूरिक अम्ल गलत हो गया। अब आगे देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है मूत्र का पीएच सामान्यतः होती है। मूत्र की पीएच सामान्यतः होती है, कितनी होती है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें 4 दे रखा है, बी ऑप्शन 6 दे रखा है, सी ऑप्शन 8 दे रखा है और डी ऑप्शन 10 दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? देखो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि मूत्र की पीएच सामान्यतः कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि 4.5 से 8 तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे मूत्र की सामान्यतः पीएच हमें पूछी गई, तो मूत्र की सामान्यतः पीएच कितनी होती है? तो 6 होती है, इसलिए यहाँ पे 6 ये राइट बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मूत्र की पीएच सामान्यतः होती है, कितनी होती है? तो मूत्र की सामान्यतः पीएच 6 होती है, क्योंकि 6 हल्की अम्लीय होती है, इसलिए 6 इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 51 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पे 51 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। हमें असुमेलित युग्म की हमें पहचान करनी है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है प्लेटीहेल्मिन्थेस ज्वाला कोशिका, बी ऑप्शन दे रखा है एस्केहेल्मिन्थेस रेनेट कोशिका, सी ऑप्शन दे रखा है ऑर्थोपोडा मेलपीगी नलिका हरित ग्रंथिया और डी ऑप्शन दे रखा है प्रोटोजोआ नेफ्रिडिया। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा? असुमेलित युग्म। असुमेलित युग्म कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस ज्वाला कोशिका ये तो राइट है, ये तो सुमेलित है। बी ऑप्शन देखिए एस का हेल्मिन्थेस रेनेट कोशिका है, ये भी सही सुमेलित है। सी ऑप्शन दे रखा है ऑर्थोपोडा मेलपिगी नलिका है, ये भी सही है। और डी ऑप्शन दे रखा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ नेफ्रिडिया। देखो ये नेफ्रिडिया ये गलत है, क्योंकि प्रोटोजोआ में नेफ्रिडिया थोड़ी होता है।
प्रोटोजोआ में नेफ्रिडिया थोड़ी होता है, यहाँ पे नेफ्रिडिया दे रखा है, इसलिए ये तो गलत ऑप्शन है, गलत है, इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि हमें असुमेलित पूछा गया है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोटोजोआ ये तो संकुचन रिक्तिकाएं में होती है। देखो प्रोटोजोआ तो किसमें होती है, प्रोटोजोआ तो संकुचन रिक्तिकाओं में होती है, इसलिए यदि संकुचन रिक्तिकाएं दे रखा होता तो ये राइट ऑप्शन होता, लेकिन नेफ्रिडिया दे रखा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटोजोआ में संकुचन रिक्तिकाएं होती है, ना कि नेफ्रिडिया होती है, इसलिए नेफ्रिडिया गलत ऑप्शन है, इसलिए असुमेलित युग्म बोला गया, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देखिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें 52 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा है, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें यूरिया दे रखा है, बी ऑप्शन हमें कीटोन का दे रखा है, सी ऑप्शन यूरिक अम्ल दे रखा है और डी ऑप्शन जल दे रखा है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मूत्र का असामान्य घटक है। मूत्र का असामान्य घटक कौन सा होता है, तो कीटोन का होता है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कीटोन का मूत्र में असामान्य होता है और डायबिटीज और उपवास में पाए जाते हैं, इसलिए कीटोन का इसका राइट ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन हमें यूरिया दे रखा है, यूरिया गलत है, सी ऑप्शन यूरिक अम्ल दे रखा है, ये भी गलत है, और डी ऑप्शन जल दे रखा है, इसलिए जल भी गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे असामान्य घटक पूछा गया, इसलिए असामान्य घटक के लिए कीटोन का इसका राइट आंसर है। यदि सामान्य घटक के लिए पूछा होता तो यूरिया, यूरिक अम्ल और जल इसका राइट आंसर होता। यदि आपको पूछा होता कि मूत्र के सामान्य घटक है, सामान्य घटक पूछा होता तो यूरिया भी राइट आंसर होता, यूरिक अम्ल भी राइट आंसर होता और जल भी इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे असामान्य घटक पूछा गया, तो असामान्य घटक के लिए कीटोन का इसका राइट आंसर है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, सामान्य पूछा गया या फिर असामान्य पूछा गया। असामान्य पूछा गया इसलिए कीटोन का राइट आंसर है, सामान्य पूछा होता तो यूरिया, यूरिक अम्ल और जल इसका राइट आंसर होता। अब आगे देखते 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 53 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ कौन से होते हैं, यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है यूरिक अम्ल, बी ऑप्शन दे रखा है अमोनिया, सी ऑप्शन दे रखा है यूरिया और डी ऑप्शन दे रखा है अमीनो अम्ल। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मानव में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, कौन से होते हैं, तो यूरिया होता है, इसलिए यूरिया सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव शरीर का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, जो यकृत में प्रोटीन और चयापचय से बनता है और वृक्क द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसलिए यूरिया इसका राइट ऑप्शन है। यूरिया इसका राइट ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमें यूरिक अम्ल दे रखा है, यूरिक अम्ल इसका गलत ऑप्शन है, और बी ऑप्शन हमें अमोनिया दे रखा है, तो अमोनिया भी इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि यूरिक अम्ल और अमोनिया कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे डी ऑप्शन अमीनो अम्ल दे रखा है, तो यहाँ पे अमीनो अम्ल गलत ऑप्शन है, क्योंकि अमीनो अम्ल तो उत्सर्जी होता ही नहीं है, अमीनो अम्ल तो उत्सर्जी होता ही नहीं है, इसलिए अमीनो अम्ल गलत ऑप्शन है। और यूरिक अम्ल और अमोनिया ये कम मात्रा में होते हैं, और यूरिया ये उत्सर्जी पदार्थ है, इसलिए यूरिया इसका राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अब आगे देखेंगे 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 नंबर का क्वेश्चन हमें दे रखा है, मानव के वृक्क किस प्रकार के होते हैं, मानव के वृक्क किस प्रकार के होते हैं, यह हमें दे रखा है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोनेफ्रिक, बी ऑप्शन दे रखा है मेटानेफ्रिक और सी ऑप्शन दे रखा है मिसोनेफ्रिक और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी प्रकार के। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, मानव में वृक्क किस प्रकार के होते हैं, तो हम जानते हैं कि मानव में वृक्क मेटानेफ्रिक होते हैं, इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा, मेटानेफ्रिक इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव वृक्क मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, जो स्तनधारियों में पाए जाते हैं, इसलिए मेटानेफ्रिक इसका राइट ऑप्शन है। मेटानेफ्रिक इसका राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमें दे रखा है प्रोनेफ्रिक, ये तो गलत ऑप्शन है, प्रोनेफ्रिक ये गलत ऑप्शन है। सी ऑप्शन हमें मिसोनेफ्रिक दे रखा है, तो मिसोनेफ्रिक भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनेफ्रिक और मिसोनेफ्रिक ये भ्रूणीय अवस्था या फिर अन्य प्राणियों में होते हैं, इसलिए यहाँ पे ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हमें तो ये पूछा गया कि मानव में वृक्क किस प्रकार के होते हैं, ये पूछा गया, इसलिए मानव में वृक्क तो मेटानेफ्रिक प्रकार के होते हैं, इसलिए मेटानेफ्रिक इसका राइट ऑप्शन है। यदि मछलियों में पूछा होता तो प्रोनेफ्रिक या फिर मिसोनेफ्रिक इसका राइट ऑप्शन होता, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोनेफ्रिक और मिसोनेफ्रिक भ्रूणीय अवस्था में पाया जाता है, जैसे हम मछली वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि मछलियों में मिसोनेफ्रिक या प्रोनेफ्रिक प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे ए और सी गलत है और डी भी गलत है और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मानव की बात की जा रही है, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 55 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 55 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण द्वारा होता है, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण द्वारा होता है, किसके प्रदूषण द्वारा होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है कैडमियम, बी ऑप्शन दे रखा है लोहा, सी ऑप्शन दे रखा है कोबाल्ट और डी ऑप्शन दे रखा है कार्बन। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है,
मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण द्वारा होता है? तो किसके प्रदूषण द्वारा होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण द्वारा होता है, इसलिए ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। कैडमियम इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि कैडमियम विषाक्त धातु है जो वृक्क की नलिकाओं को क्षतिग्रस्त कर रोग का कारण बनता है, इसलिए यहाँ पे कैडमियम इसका राइट ऑप्शन है। कैडमियम इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि हमें यह पूछा गया था कि मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण द्वारा होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण द्वारा होता है, क्योंकि कैडमियम खुद ही विषाक्त धातु है और ये कैडमियम वृक्क की नलिकाओं को क्षतिग्रस्त कर रोग का कारण बनता है, इसलिए कैडमियम इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे 56 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे हमें 56 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? ये ऑप्शन हमें दे रखा है पित्त, बी ऑप्शन दे रखा है लसिका, सी ऑप्शन दे रखा है कोलेस्ट्रॉल और डी ऑप्शन दे रखा है यूरोक्रोम। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? किसकी उपस्थिति के कारण है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण है, इसलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण है, क्योंकि हम जानते हैं कि मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जो हीमोग्लोबिन के टूटने का उप उत्पाद होता है और यूरोक्रोम की मात्रा मूत्र सांद्रता पर निर्भर करती है, इसलिए यूरोक्रोम इसका राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे 57 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 57 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन अमोनोटेलिक जीव नहीं है? कौन अमोनोटेलिक जीव नहीं है? यहाँ पे नहीं, कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। ए ऑप्शन हमें दे रखा है सीपी, बी ऑप्शन दे रखा है तारामीन, सी ऑप्शन दे रखा है पक्षी और डी ऑप्शन दे रखा है उपयुक्त सभी। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? निम्न में से कौन अमोनोटेलिक जीव नहीं है? कौन सा अमोनोटेलिक जीव नहीं है? तो यहाँ पे हम जानते हैं कि पक्षी अमोनोटेलिक जीव नहीं है। पक्षी अमोनोटेलिक जीव नहीं है, क्योंकि हमने मैंने आपको अमोनोटेलिक के एग्जाम्पल भी पिछली क्लास में बताए हैं और यूरिकोटेलिक के एग्जाम्पल भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताए। यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो आप पहले पिछली क्लास को देख ले और इसके बाद इस क्लास को देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। अमोनोटेलिक के मैंने 2-3 एग्जाम्पल बताए थे और यूरिकोटेलिक के भी 2-3 एग्जाम्पल बताए थे, तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन अमोनोटेलिक जीव नहीं है? तो यहाँ पे पक्षी अमोनोटेलिक जीव नहीं है, क्योंकि पक्षी तो यूरिकोटेलिक है। पक्षी तो कैसा है? पक्षी यूरिकोटेलिक जीव है जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं, इसलिए यहाँ पे पक्षी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अमोनोटेलिक जीव नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो पक्षी नहीं है, क्योंकि पक्षी यूरिकोटेलिक जीव होता है जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, इसलिए पक्षी इसका राइट ऑप्शन है। ये ऑप्शन हमें सीपी दे रखा है, सीपी ये गलत ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमें तारामीन दे रखा है, तो तारामीन भी ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि सीपी और तारामीन अमोनोटेलिक होते हैं। सीपी और तारामीन कैसे होते हैं? तो सीपी और तारामीन अमोनोटेलिक होते हैं। यदि आपको पूछा होता कि अमोनोटेलिक जीव है, निम्न में से अमोनोटेलिक जीव है, ये पूछा होता तो ए और बी इसका राइट आंसर होता। सीपी और तारामीन अमोनोटेलिक जीव होते, इसलिए यदि कौन से है ये पूछा होता तो सीपी और तारामीन इसका राइट आंसर होता। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन से अमोनोटेलिक जीव नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इसका पक्षी इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि पक्षी कैसा होता है? तो पक्षी यूरिकोटेलिक होता है। अब आगे देखेंगे, ये देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 58 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि जो जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं। जो जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दे रखा है अमोनियाटेलिक, बी ऑप्शन दे रखा है अमोनिटेलिक, सी ऑप्शन दे रखा है अमीनोटेलिक और डी ऑप्शन दे रखा है अमोनोटेलिक। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जो जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, अमोनियाटेलिक, बी ऑप्शन दे रखा है अमोनिटेलिक और सी ऑप्शन दे रखा है अमीनोटेलिक और डी ऑप्शन दे रखा है अमोनोटेलिक। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर है अमोनोटेलिक। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जंतु अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अमोनोटेलिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो हम जानते हैं कि जंतु जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले ले तो मछली और जलीय कशेरुकी, उसमें अमोनोटेलिक पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे 59 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 59 नंबर का हमें क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन यूरियोटेलिक नहीं है? कौन सा यूरियोटेलिक नहीं है? यहाँ पे नहीं, देखो नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया। यदि आपको पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है और नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको नेगेटिव आंसर देना है। अब यहाँ पे हमें नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यूरियोटेलिक नहीं है।
ए ऑप्शन हमें दे रखा है मनुष्य, बी ऑप्शन दे रखा है मेंढक और सी ऑप्शन दे रखा है खरगोश और डी ऑप्शन दे रखा है कीट। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? तो कौन सा यूरियोटेलिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? तो कीट नहीं है, इसलिए कीट इसका डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि कीट यूरिकोटेलिक होता है। कीट कैसा होता है? तो कीट यूरिकोटेलिक होता है, जो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, इसलिए कीट इसका राइट ऑप्शन है। बाकी यहाँ पे यदि पूछा होता कि कौन सा यूरियोटेलिक है, ये पूछा होता तो मनुष्य, मेंढक और खरगोश इसका राइट आंसर होता, क्योंकि मनुष्य, मेंढक और खरगोश यूरियोटेलिक होते हैं। मनुष्य, मेंढक और खरगोश कैसे होते हैं? तो यूरियोटेलिक होते हैं। तो यहाँ पे यदि यूरियोटेलिक पूछा होता तो मनुष्य, मेंढक और खरगोश इसका राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे कौन सा नहीं है ये पूछा है, इसलिए कीट इसका राइट आंसर है, क्योंकि कीट यूरिकोटेलिक होता है, इसलिए डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे हमें 60 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है कि अमीबा में उत्सर्जन किससे होता है? तो अमीबा में उत्सर्जन किससे होता है? यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दे रखा है वृक्क द्वारा, बी ऑप्शन दे रखा है संकुचनशील रसधानी द्वारा, सी ऑप्शन दे रखा है मेलपी की नलिका द्वारा और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से किसी के द्वारा नहीं है। चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? अमीबा में उत्सर्जन किससे होता है? तो अमीबा में उत्सर्जन किससे होता है? हम जानते हैं कि अमीबा में उत्सर्जन संकुचनशील रसधानी द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, संकुचनशील रसधानी द्वारा। क्योंकि हम जानते हैं कि अमीबा में उत्सर्जन संकुचनशील रसधानी द्वारा होता है, जो अमोनिया और अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है और यह प्रक्रिया ओस्मोरगुलेशन के में भी सहायक होती है, इसलिए संकुचनशील रसधानी द्वारा इसका राइट ऑप्शन है। तो आज के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आज की क्लास को हम यहीं एंड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।